हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इससे पहले की जो 2 क्लास हो चुकी हैं उसमें हम लोगों ने किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ ली। इसके अलावा हम लोगों ने नेफ्रॉन जो किडनी के सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग आपको बता दी थी। यूरिन कैसे बनता है बॉडी के अंदर ये बता दिया था, है ना। बहुत सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, मतलब आपके बुक से तो मच मोर आपको कुछ पता लग चुका है। तो अब इस तरह के जो आपने वो सब कुछ जितनी बातें पढ़ाई हुई हैं उनको अच्छे से कर लिया, समझ लिया उस सब चीज़ों को। तो क्वेश्चंस जो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू दे रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास जो बुक है आप उससे करिए, नहीं तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली बुक मुझसे ले रखी है उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी के पास फिलहाल के लिए कोई दूसरी बुक है आप उससे चाहो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसके बेस पर आप क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक अटकोगे। और एमसीक्यू हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, एक बेस्ट चॉइस होती है कि अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत सॉलिड हो जाते हैं। क्योंकि एमसीक्यू बच्चों को बहुत अटका देते हैं। रीज़न वो ये कि उन्होंने थ्योरी को ऊपर ऊपर से ऐसे समझ लिया है, बहुत ध्यान से नहीं सुना, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, जिस वजह से एमसीक्यू में उन्हें बहुत डाउट क्रिएट होता है। बट आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू समझ के कर लोगे, एमसीक्यू करने का बेस्ट ऑप्शन आपको बताया हुआ है बहुत बार कि चारों ऑप्शंस पढ़ा कीजिए, चारों के बारे में कि अगर ये सही है तो बाकी के 3 गलत क्यों हैं। तो एमसीक्यूज से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 10 एमसीक्यू आने लगे हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं 1-2। तो वो सब चीज़ें लॉजिकल हैं, वो तब कर पाओगे जब सारी बातें बहुत बारीकी से पढ़ी हुई होंगी और आपको बहुत अच्छे से हर बात समझाई जा रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कितने अच्छे से समझते हो, कितने सही से उसे अप्लाई करते हो। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस बुक उठा के। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के ऊपर बेस्ड आप थ्योरी सुन लोगे, ये कहानियाँ तब तक काम नहीं आएंगी। जितनी मेहनत इन लेक्चर को बनाने में की हुई है वो तब तक बेकार है जब तक आप लोग क्वेश्चंस ना करो। तो अगर क्वेश्चंस करोगे तो कुछ इसका फ़ायदा है, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इतना। तो हम लोग लास्ट पार्ट आज कवर करेंगे एक्सक्रीशन वाला। इस पार्ट के अंदर मैं आपको आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब हमारी जो नॉर्मल किडनी है, जो गॉड ने गिफ्ट की हुई 2 किडनी हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो अपना फिल्ट्रेशन का काम सही से ना कर पाएँ, तो उस सिचुएशन में आर्टिफिशियल किडनी, दैट मीन्स जिसको हम डायलाइज़र बोलते हैं, डायलाइज़र वाली जो मशीन होती है उस प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने ब्लड को फिल्टर कराने के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में ही दे रखा है। इस डायग्राम को आप बनाओगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ध्यान रखना ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो नोटबुक में ज़रूर बना लेना। अब आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, तो ये डायग्राम बना लेना। इतना कर सकते हो कि इसमें पूरे बंदे को ना बना के इसका हैंड बना लेना। हाथ तो कम से कम दिखाओगे और बाकी ये पूरी की पूरी जो मशीनरी सिस्टम है वो यहाँ पे है। देखो क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। अवर किडनी एक्ट एज अ वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। ऑब्वियसली बात है, सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है तो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज सारे मेटाबॉलिक वेस्ट अगर ब्लड के अंदर ही इकट्ठा हो गए, उस सिचुएशन में हमारा ब्लड वही खराब ब्लड आपके हार्ट से पास आउट होके जाएगा, वही लंग्स से पास आउट होके जाएगा, तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। तो बिना किडनी के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किडनी फेलियर कैन बी मैनेज्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर। अगर किडनी खराब हो जाती है तो उसको हम लोग डायलाइजर वाला जो डिवाइस होता है उससे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा सुनिए कैसे काम करता है। यहाँ पे एक आपके पास इनलेट पाइप होगा, एक आउटलेट पाइप होगा। भाई एक साइड से तो ब्लड खींचा जाएगा आपकी बॉडी से, एक साइड से जब वो ब्लड प्योरीफाई हो चुका होगा उसको वापस एंटर कराएंगे। तो इस साइड से ब्लड को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से एक पंपिंग मशीन होगी जो उस बॉडी को सक करके वहाँ से उसको बाहर निकाल रही है, और फाइनली ये हमारी डायलिसिस मशीन होगी। अभी एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाऊंगा एग्जैक्टली रियलिटी में डायलिसिस मशीन कैसी होती है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है। तो यहाँ से ब्लड, जो गंदा ब्लड है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो चल के यहाँ पे आके गिरेगा। यहाँ पे बहुत सारा अंदर चैम्बर सिस्टम होता है, बहुत कुछ होता है। येलोइश कलर तुम्हें नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड में, उस येलोइश कलर में आपका जो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं,
किडनी का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट नेफ्रॉन वर्ड से पढ़ा है। तो आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा जिसको आपने अपनी किडनी की प्रॉब्लम बताई होगी, वो नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा पर्सन टू पर्सन कि किस तरह का डायलिसिस सॉल्यूशन इसको रिकमेंड किया जाए। तो वो डायलिसिस सॉल्यूशन आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंड कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है उस सिचुएशन में। अब वो डायलिसिस सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर टैंक में भरा हुआ है, यहाँ से ये पंप किया जाएगा इस डायलिसिस मशीन के अंदर। ये येलोइश कलर का जो भरा हुआ है ना, ये आपका डायलिसिस सॉल्यूशन ही है। ऊपर की साइड से क्या आ रहा है? ऊपर की साइड से ब्लड आ रहा है। ब्लड अलग पाइपलाइन में फ्लो हो रहा होगा, भाई ब्लड मिक्स थोड़ी ना हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ब्लड एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाइपलाइन से गुजरेगा जिसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? डायलिसिस सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो वहाँ पे एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे कुछ फिनोमिना होंगी, तो इस ब्लड के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस अमाउंट का वाटर है, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स हैं, मेडिकेशन आपने किया है तो ड्रग्स के जो ट्रेसेस होंगे वो हैं, तो सारी की सारी चीज़ें वो आपके उस डायलिसिस सॉल्यूशन को में एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और फाइनली वहाँ से पास आउट होती होती इस जगह पे वो सारी इम्प्योरिटी इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी। और जब मेरा जो ब्लड बचेगा प्योर होने के बाद, वो ब्लड इस तरह से इस ट्यूब से पास आउट करते करते वापस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बॉडी में इसको इंजेक्ट कर देंगे, बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से मतलब ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन तब वर्क करता है कि जब किडनी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई है, यानी किडनी काम कर रही है, थोड़ा बहुत काम कर रही है किडनी। अगर किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही है, पूरी तरह से वर्क नहीं हो पा रहा, तो जो बाकी का बचा कुचा वर्क है वो डायलिसिस मशीन करेगी। इसलिए डायलिसिस जो लोगों का होता है एक फ्रिक्वेंट टाइम पे होता है। ऐसा नहीं कि पर्सन को दिन में 4 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम लिमिट होती है, किसी का 15 दिन में डायलिसिस होता है, किसी का हर हफ्ते डायलिसिस होता है। समटाइम्स जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो हर दूसरे तीसरे दिन पे डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब डायलिसिस मशीन से भी काम नहीं चल पाता तो उस सिचुएशन में डॉक्टर सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करता है कि भैया अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, कि आप अपनी अब किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन इतना आसान नहीं होता भाई। पहली बात तो आपको डोनर मिलना चाहिए, डोनर भी आपके ब्लड ग्रुप से मैच करने वाला होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी किडनी किसी को नहीं दे सकते हम लोग। तो आपके ब्लड ग्रुप से मैच करने वाला अगर डोनर आपको मिलेगा तो आपको किडनी मिल सकती है। अगर वो चाहे किडनी डोनेट करना तब आपका काम चलेगा, अदरवाइज एक टाइम के बाद ये मशीन भी आपकी काम नहीं करेगी, आपकी किडनी के रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकेगी। भाई इसको 24 घंटे साथ में लेके थोड़ी ना घूमोगे, बहुत बड़ी मशीन होती है ना ये। तो हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ डायलिसिस होता है, वापस आ जाते हो, फिर 3 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन के बाद दोबारा जाते हो, फिर डायलिसिस होता है, फिर वापस आ जाते हो। तो इस तरह का प्रोसीजर चलता है। बट बेस्ट ऑप्शन या जो अल्टीमेट फाइनल ऑप्शन है वो है किडनी चेंज करवा लो भैया, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। तो होप ये बेसिक सी बात है, डायग्राम में आपको समझ में आ गई होगी डायलिसिस प्रोसेस वाली। थोड़ी सी बात और देख लेते हैं इसके बारे में। तो डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना इसको आराम से। देखो, एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी एंड नेचुरल किडनी, कि जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी होती है और जो नेचुरल किडनी होती है उसमें क्या फ़र्क है। भाई ये डायलिसिस मशीन जो है इसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं, नेचुरल किडनी हमारी होती है बॉडी के अंदर। तो दोनों की फिल्ट्रेशन में, दोनों की वर्किंग में कुछ तो फ़र्क होगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, हाँ फ़र्क होता है। आर्टिफिशियल किडनी नेचुरल किडनी से डिफर इसलिए है बिकॉज आर्टिफिशियल किडनी में वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस नहीं होता। वहाँ पे कोई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो सिर्फ आपकी पीसीटी और डीसीटी में होता है। पीसीटी डीसीटी कहाँ होती हैं? किडनी के नेफ्रॉन में। तो आर्टिफिशियल किडनी में थोड़ी ना नेफ्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस नहीं होता। तो उसका मतलब जो चीज़ें ब्लड से फालतू निकल गई वो कैसे इंजेक्ट होंगी? तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए अलग से बॉटल चढ़ाई जाती है उस पर्सन को। ये सब चीज़ें नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि जब उसका डायलिसिस कराया गया होगा तो बॉडी से क्या क्या निकल गया होगा और कितने अमाउंट में चीज़ें उसकी बॉडी में वापस डालनी है। तो वो सब चीज़ें अपना नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा, क्योंकि ये सारा काम डायलिसिस मशीन नहीं कर सकती। रीअब्जॉर्प्शन डायलिसिस मशीन में नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी से ग्लूकोज बाहर आ गया काफ़ी ज़्यादा, बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, बॉडी से सॉल्ट ज़्यादा बाहर आ गया, तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों को वापस इंजेक्ट भी कराना होता है, तो उसके लिए अलग से कुछ बॉटल्स भी चढ़ाई जाती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये कॉमन सी चीज़ हो गई जो हमें पता होनी चाहिए आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी के बारे में। तो कोई यहाँ लिखा हुआ एक पॉइंट कि द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड किडनी ट्रांसप्लांट व्हेन द किडनी फेलियर कांट बी क्रिएटेड बाय डायलिसिस। जब डायलिसिस से किडनी ट्रीट आपका फेलियर जो है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, डायलिसिस प्रोसेस लगभग अब काम नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं भैया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की डॉक्टर सजेस्ट कर देगा कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था हमारा। चलिए नेक्स्ट में
उस डायलिसिस के बारे में थोड़ी सी और बातें। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस यानी जो आर्टिफिशियल किडनी वाला प्रोसेस होता है, योर ब्लड गोज थ्रू अ फिल्टर कॉल्ड डायलाइजर। उस मशीन को क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, दोनों में ZER है और एक में SIS है। तो डायलाइजर मशीन है, डायलिसिस प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, इस मशीन से पास कराया जाएगा। इस मशीन को क्या बोलते हैं? समटाइम्स आर्टिफिशियल किडनी भी लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है, बट नॉट इन द सेम वे जैसा ओरिजिनल किडनी करती है, वैसा तो ये कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा, योर नेफ्रोलॉजिस्ट, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन किडनी प्रॉब्लम्स, बताया था ना, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, विल प्रेस्क्राइब अ डायलिसिस सॉल्यूशन टू मीट योर नीड्स। आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी डाइट, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो आपको सजेस्ट करेगा कि किस तरह का डायलिसिस सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाए उस मशीन पे, सो दैट तुम्हारा डायलिसिस हो सके ठीक से। द डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड केमिकल्स दैट आर एडेड टू सेफली रिमूव वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड। तो इस तरह से डायलिसिस केमिकल को डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपकी बॉडी से जो यूरिया, यूरिक एसिड जैसे वेस्ट हैं, फालतू का सॉल्ट है और जो लिक्विड है आपकी बॉडी से वाटर के फॉर्मेट में, उसको बाहर करा जा सके। तो डायलिसिस सॉल्यूशन सजेस्ट करने का काम होता है नेफ्रोलॉजिस्ट का, वो ये काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए देखो, इस तरह की होती है एग्जैक्टली डायलिसिस मशीन। देख रहे हो ना कितना बहुत सारी पाइपलाइन, ब्लड ही ब्लड घूम रहा है इसके अंदर जाके डायलिसिस सॉल्यूशन आता होगा। सब कुछ बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है। एक साइड से आपके ब्लड को निकाला जा रहा है, बॉडी का सारा ब्लड, 5-6 लीटर ब्लड सारा निकल जाएगा। ध्यान रखना, आपको कि जिंदा कैसे रहेगा इंसान भाई? ब्लड निकल भी रहा है, फिल्टर होके साथ साथ वापस भेज भी रहे हैं, तो लगातार ये करते रहते हैं। तो जब तक पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर नहीं हो जाता तब तक ऐसा करते रहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो ये डायलिसिस मशीन कर देती है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट, क्योंकि 24 आवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हो रहे होंगे, थोड़ा बहुत काम किडनी भी पैरेलली कर रही होती है, पूरी तरह फेल नहीं हुई है। थोड़ी वर्किंग स्लो हो गई है किडनी की, जिसकी वजह से डायलिसिस मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे से हॉस्पिटल में से डायलिसिस करा के घर पे गए और फिर वापस, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एक सिंगल ड्रॉपलेट होती है ब्लड की, वो 500 से ज़्यादा बार आपके प्योरीफाई होती है। तो इसका मतलब घर पे जाते जाते तो फिर से ब्लड इम्प्योर हो जाएगा कि और दोबारा से डायलिसिस के लिए आओगे? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, कि इतना थोड़ा बहुत काम तो हमारा किडनी भी कर लेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक या 2 या 3 दिन के बाद, जैसे भी हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, हम दोबारा से हॉस्पिटल आएंगे और फिर से ये डायलिसिस करा के चले जाएंगे। तो डायलिसिस मशीन एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर देती है हमारी ब्लड की प्योरीफिकेशन का। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। किडनी जब सही से काम ना कर रही हो तो डायलिसिस मशीन से काम चलाया जा सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, और एक हेल्दी पर्सन की किडनी ही डोनेट की जाएगी। डोनेशन में एक बात और ध्यान रखना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल पर्सन की किडनी फीमेल को लग रही है, फीमेल की मेल को लग रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किडनी आप बिना जेंडर को देखे हुए किसी को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसको कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ ना हो, लाइक उस बंदे को HIV ना हो, उस बंदे को हेपेटाइटिस ना हो, है ना। हेपेटाइटिस B अगर उसको स्पेशली है तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती कभी भी, मतलब कोई और बंदे को डोनेट नहीं कर सकता वो HIV वाला, हेपेटाइटिस वाला। इसके अलावा सपोज़ किसी को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, ऐसा पर्सन हो गया। किसी को मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन की प्रॉब्लम होती है एक मेनिंजाइटिस, तो वो बंदे किडनी डोनेट नहीं कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पर्सन में भी किडनी डोनेशन अक्सर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कॉमन सी चीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये डायलिसिस मशीन का डायग्राम आपको दिखाना था, किस तरह से डायलिसिस एक्चुअलिटी में होता है। अब देखो, साइंटिस्ट एक कई रिसर्च पेपर में हम लोगों ने देखा है, काफ़ी जगह पे इस तरह की बात चल रही है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हैं कि इस तरह की एक बैटरी ऑपरेटेड किडनी बनाई जा सके, जिसमें डायलिसिस का प्रोसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। भाई ये किडनी में प्रॉब्लम आ गई, कुछ ये किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, तो उस सिचुएशन में बॉडी के अंदर इस तरह की ये 2 बैटरी टाइप ऐसी सेल्स ट्रांसप्लांट कर दी जाएंगी। इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा आपकी वेना कावा से और आपकी जो आर्टरी है उससे, सो दैट ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम कर पाएँ जिस तरह हमारी ओरिजिनल किडनी किया करती थी। तो ये भी यूरिन क्रिएट करेंगी, यूरिन बना के कहाँ भेज देंगी? इस यूरिनरी ब्लैडर में भेज देंगी, और यहाँ से वो यूरेथ्रा के जरिए बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है, ये चीज़ें भी वर्क में हैं। जब ये रियलिटी में आ जाएंगी तो उस सिचुएशन में लोगों को डायलिसिस मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इस तरह की किडनी वो फिट करा सकते हैं अपनी बॉडी में, और ये बिल्कुल नेचुरल किडनी जैसा ही काम किया करेंगी। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम इस चीज़ से रिजॉल्व हो जाएगी अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती हैं तो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट में कॉमन सी चीज़, डॉक्टर एनालाइज यूरिन फॉर द डिजीज़। बीमारी के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाता है। तो नॉर्मल यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ कॉमन से मिनरल्स होते हैं। अगर आपकी यूरिन में शुगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किस चीज़ का इंडिकेशन है, वो डायबिटीज़ का इंडिकेशन होता है, ये आपको बताया था। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वुमेंस में जो है शुगर, आपको कुछ ग्लूकोज का अमाउंट मिल जाएगा तो वो इतनी घबराने वाली बात नहीं, वो बाद में ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ अगर शुगर आ रहा है यूरिन में तो हायर चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोटीन, अगर आपके शुगर उसमें यूरिन में आ रहा है तो प्रोटीन का इंडिकेशन क्या है, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है या उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। भैया हो सकता है उसको फीवर हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, तब भी प्रोटीन थोड़ा सा टूट के यूरिन में आ जाएगा। अदरवाइज अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली तो वहाँ पर भी प्रोटीन आपके यूरिन में आने लगता है। तो इसलिए यूरिन टेस्ट करा के सब चीज़ों का काउंट डॉक्टर देख लेता है, क्या क्या चीज़ें इसके यूरिन में हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको देख के समझ में आता है कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी के आगे फिर आपको डायग्नोज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलाया जाता है फिर। तो ये बहुत कॉमन सी बात हमारे पास हुई। फाइनली एक्सक्रीशन जो था एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया, उतना ही था, मोर देन एनफ आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स भी तो एक्सक्रीट करते हैं। देखो प्लांट्स की पत्तियों में तुम्हें वाटर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको बताया था, आपको पढ़ाया था अच्छे से जब लास्ट क्लास पहले पढ़ाई थी। तो ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस के थ्रू वाटर क्या को ये लॉस करता है ना अपनी पत्तियों से, तो पत्तियों से वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्मेट में क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। इसकी ज़रूरत पड़ती है सो दैट जो बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, अगर पत्तियों से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर कैसे खिंच के ऊपर तक आएगा। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने के लिए वाटर को लॉस कराना पड़ता है अपनी पत्तियों से। तो ये एक्सक्रीशन का ही तो एक पार्ट है, एक्सक्रीट कर रहा है वाटर को वो अपनी पत्तियों से वेपर के फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ह्यूमन बींग्स की तरह इनको भी एक्सक्रीट करने होते हैं अपनी बॉडी से प्रोडक्ट, बट इनका एक्सक्रीशन वे बाकी ह्यूमन बींग से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट में ये चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लांट से जो चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें इंसानों के काम की होती हैं, हमारे यूज़ की होती हैं। आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के लिए तो वेस्ट हैं बट हमारे लिए वो बहुत काम की होती हैं। देखो किस तरह से, दो तीन तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट। तो गैस के फॉर्मेट में प्लांट क्या वेस्ट निकालता है, CO2 भी रिमूव करता है, O2 भी रिमूव करता है। भाई दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करा रहा है प्लांट, साथ में रेस्पिरेशन भी हो रहा है। मेजॉरिटी में मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस होता है दिन में, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना प्लांट के अंदर से। वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए तो उस टाइम वेस्ट है, बट वो बाकी लिविंग क्रिएचर के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है ना, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। नाइट टाइम पे वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी में रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर भी। तो वो क्या रिमूव करते हैं, CO2 रिमूव करते हैं। तो CO2 जो उन्होंने रात में रिमूव करी है थोड़ी सी, उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट उन्हें दिन में चाहिए, तो CO2 वो खुद दिन में वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनमें से ऑक्सीजन हमारे काम की भी है। कहाँ से बाहर निकलती हैं दोनों गैसेस प्रोडक्ट, अगर लीव्स की बात करें तो स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं, और अगर स्टेम्स की बात करें तो लेंटिसल्स जो होते हैं वहाँ से ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं एयर में। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट गैस फॉर्मेट में प्लांट में होते हैं, दो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें प्लांट सिक्रेट करता है। कैसे, एक तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से ये जो फालतू का वाटर होता है इसको बाहर कर देता है। इसके अलावा गम्स और रेजिन के फॉर्मेट में, आपने गोंद वाले पेड़ देखे होंगे, उनके स्टेम पे गोंद चिपकी हुई होती है, तो गम्स और रेजिन्स के फॉर्मेट में वो अपने स्टेम्स के अंदर के सेल टूटते हैं, तो वहाँ से गम का फॉर्मेशन, आपने गोंद के अगर ट्री देखे हों तो वहाँ पे गम्स उनके स्टेम पे जगह जगह चिपकी हुई होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको वहाँ से हटा के उसके थ्रू फिर बहुत सारी जो आपके पास फेविकॉल है, इसके अलावा आपके पास गम ट्यूब आती है, तो बहुत सारे ऐसे हम एडहेसिव्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए तो वेस्ट हैं बट हमारे लिए बहुत काम की होती है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री इन्हीं के ऊपर चलती है। इसके अलावा जो रबर प्लांट होता है, रबर प्लांट से लेटेक्स निकलता है। रबर प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लेटेक्स, और ये लेटेक्स टायर इंडस्ट्री और जो रबर इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कानपुर और लखनऊ में टायर इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, तो वहाँ पे रबर प्लांट से मिलने वाला ये लेटेक्स बहुत ज़्यादा काम आता है। तो प्लांट के लिए वेस्ट हुआ, हमारे लिए काम का हुआ। प्लांट से बहुत सारी तरह के ऑयल्स भी निकलते हैं, और ये ऑयल से हज़ारों लाखों करोड़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। लाइक ऑलिव ऑयल, आप समझ सकते हो पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ होता है ऑलिव ऑयल ऑलरेडी।
क्लोव ऑयल होता है, ये किसका हो गया, जो लौंग होती है ना, लौंग का तेल हो गया, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ करते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास सैंडलवुड ऑयल हो गया, चंदन का तेल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, मतलब दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट से एक्सक्रीट होती हैं। प्लांट के लिए वो सब चीज़ें वेस्ट हैं, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को, अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहा है, तो प्लांट के लिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुए। बट वो सारे प्रोडक्ट इंसानों के लिए बहुत बड़े बड़े बिलियन डॉलर के बिजनेस चलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये गैसेस प्रोडक्ट हो गए, ये लिक्विड प्रोडक्ट हो गए। क्या सॉलिड प्रोडक्ट भी होते हैं? तो आंसर है हाँ, प्लांट से कुछ सॉलिड वेस्ट भी हैं जो बाहर निकलते हैं। मेनली क्या होता है, जो प्लांट से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं, प्लांट अपने डेड टिश्यूज़ के अंदर उनको सेव कर देता है। जैसे कि हर्टवुड हो गई, पत्तियाँ हो गई, पत्तियाँ देखी होगी ना, ड्राई हो जाती हैं जब पत्तियाँ, तो ड्राई होकर वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और वहाँ से वो क्या हो जाती है, पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं, और सारी की सारी पत्तियां जो पेड़ों से नीचे गिर गई, तो उसके बाद फिर से जब नया सीजन आता है तो दोबारा से पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो येलोइश सा कलर हो जाता है उनका। पत्तियों का देखा होगा आपने, पत्तियों में थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर आ गया है, तो पत्तियों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल था प्लांट का, वो स्टोर है, जिसकी वजह से प्लांट ने अब उस पत्ती को गिरा दिया है, सो दैट नई लीव आ सके। जो बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, इसका स्टेम के चारों तरफ छाल होती है ना, इस तरह से ब्राउनिश ब्राउनिश कलर की, तो वो छाल भी कई बार टूट के अपना आप गिर जाती है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी टॉक्सिक वेस्ट होता है प्लांट का, जो स्टोर होता है, इसको भी प्लांट अपने से अलग कर देता है कुछ टाइम के बाद। तो इस तरह से ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हो गए जो प्लांट टाइम टू टाइम अपने से अलग करता रहता है। तो प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, बट वो एक्सक्रीशन बिल्कुल अलग तरह का है, हम इंसानों में एक्सक्रीशन बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो सारी बातें हमारी इस एक्सक्रीशन की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। फाइनली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस वाला, जिसमें हमारे पास 4 लाइफ प्रोसेस थे, जिसको रेंट वर्ड से याद कराया था, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। वो चारों प्रोसेस बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिए, एक एक बात समझा दी है। टोटल ओवरऑल आई थिंक हमारे पास 13 लेक्चर्स बने होंगे इसके मिला के। भाई 3 लेक्चर एक्सक्रीशन के हैं, इससे पहले भी हमारे पास 10 लेक्चर आ चुके हैं, तो टोटल 13 लेक्चर मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर डिटेल में कवर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जो मैं शुरू करवाऊंगा, अब वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला। क्योंकि केमिस्ट्री हम लोगों ने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी, उसके बाद फिजिक्स पे आए थे, फिर बायो पे आए थे, तो वापस अब केमिस्ट्री पे जाएंगे और एसिड बेस वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की ये वीडियो 13 तक की, मतलब ये 13 की 13 वीडियो फर्स्ट चैप्टर की लाइफ प्रोसेस वाली, यहाँ तक तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नेट पे सबके लिए अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब चैनल पे। अब चैप्टर नंबर 2 से जो वीडियो आएंगी वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी, सो दैट सब स्टूडेंट्स को इशू क्रिएट ना हो, जो बच्चों का अपना अपना मैटर है जो भी है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से फाइनली अब जो चैप्टर नंबर 2 से केमिस्ट्री की वीडियोज़ आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिंक के थ्रू आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेजी जाएंगी। वो वीडियोस ना तो आप कहीं फॉरवर्ड कर पाओगे, ना ही वो किसी को फॉरवर्ड करोगे तो वो प्ले होंगी। जिसको मेरी साइड से सेंड की गई होंगी वो सिर्फ वही प्ले कर पाएगा, अदरवाइज वो वीडियो का लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो चलेंगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अपनी अब पढ़ाई करते रहिए। टोटल हमारे पास तीनों के एक एक चैप्टर कवर हो गए, तो आगे की क्लासेस और 1-2 दिन के बाद अब रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस वाला चैप्टर अपना। ठीक है, चलिए।